हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 कर रहे हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स। हम जिस नोट्स से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, तो इसमें सबसे पहली वर्ड है प्रोटोजोआ, है ना। तो प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक सेपरेट किंगडम प्रोटोजोअन को बिलोंग करते हैं। इसके अंदर आने वाले कुछ बेसिक ऑर्गेनिजम्स हैं एंटमीबा हिस्टोलिका, प्लाज्मोडियम, गिराडिया लैम्ब्लिया और ट्रेस्पोनियम ब्रूसी। ये जो प्रोटोजोआ है ये एक यूनिसेल्यूलर एनिमल होता है। यूनिसेल्यूलर होता है, एक सेल का बना हुआ होता है। इसमें जो एक नोटिसेबल चीज़ है वो ये है कि प्रोटोजोआ से होने वाला इन्फेक्शन जो होता है वो एक ऐसे रीजन में ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा स्प्रेड होता है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हों या जो सब ट्रॉपिकल रीजन की कंट्री हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर सैनिटरी कंडीशंस, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस बहुत ही पुअर हों, जहाँ पर लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रख सकते। जहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता वहाँ पर प्रोटोजोआ का जो बैक्टर है उसका ट्रांसमिशन जल्दी होता है और साथ ही साथ में उसकी स्प्रेडिंग भी कंट्रोल के बाहर हो जाती है बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर क्लीनलीनेस कंडीशन। यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोआ है, इसके लिए ह्यूमन बॉडी जो है वो होस्ट होती है। इसको ऐसा लगता है कि मैं अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो इसके लिए एक होस्ट बन जाती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंपैरेटिव इजी है। अगर आप बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट देखें और प्रोटोजोआ का, तो प्रोटोजोआ का ट्रीटमेंट ईजियर साइड पे होता है। अब प्रोटोजोआ के कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक है हमारा फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला कंटेनिंग प्रोटोजोआ, जैसे ग्राइडिया लैम्बिला, है ना। फिर अमीबा, अमीबा मतलब वही जो अपना एक स्यूडोपोडिया बढ़ाता है और फिर अपने फूड को ऐसा करके इनगल्फ कर लेता है, वो अमीबा, जैसे एंटोम्बिया हिस्टोलिका। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ या स्पोरोजोअन्स, ये ऐसे सेल्स जो स्पोर बनाने के काम में आते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। तो हमारा सीलोफोरा या सीलिएट्स, ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें बहुत ढेर सारे छोटे छोटे बाल जैसे ऑर्गन होते हैं और ये इसको लोकोमोट करने, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आप फ्लैजिला के अगर स्ट्रक्चर को समझें तो ऐसा एक लंबा ऐसा धागा जैसा होता है। अमीबा एक ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड शेप वाला सेल होता था और इसको जब यहाँ कहीं दूर में फूड दिखता था तो ये अपने आप का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा कर लेता है, स्यूडो स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है और उस फूड को एनगल्फ कर लेता है। इसके बाद ये पैरासाइट्स होते हैं, मतलब दूसरे सेल पे फीड करके ग्रो होते हैं। और जो आपके सीलिएट्स होते हैं उसमें छोटे छोटे ऐसे सीलियाज होते हैं, बहुत ढेर सारे थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इनसे मूवमेंट करने में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मदद मिलती है। तो एंटी प्रोटोजोअल्स जो हैं ये ऐसे एजेंट्स हो गए, ऐसे ड्रग्स हो गए जो मल्टीपल डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। और ये कुछ कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि बॉडी के लिए इन्फेक्शियस भी होते हैं, इसलिए इनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। तो जो हमारे एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स हैं वो प्रोटोजोन के लिए तो यूज़ होते ही हैं, इनके अलावा इनका और भी कुछ यूज़ है, जैसे अमीबियासिस में, ग्रेड्रियासिस में, क्रिप्टोस्पेरिडियोसिस, माइक्रोस्पेरिडियोसिस, मलेरिया, ट्राइप्सोनिमाइसिस, लेशमेनिया, टॉक्सोप्लाज्मोलाइसिस, सब में ये यूज होते हैं। ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो प्रोटोजोआ की या तो
किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को इफेक्ट कर देते हैं। मतलब स्टैटिक और साइडल दोनों एक्शंस हमको इन ड्रग्स से मिल सकते हैं। तो जैसे अगर अपन ने अमीबियोसिस की बात की तो इसमें कॉजिंग एजेंट होता है अमीबा, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्यूलर, जो एक होस्ट ढूंढता है ताकि वो सरवाइव कर सके। और ये जो अमीबा है ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है एंटीमीबा के लिए। अमीबियोसिस नाम की डिजीज कॉज करता है। अमीबियोसिस नाम की डिजीज 2 स्पीशीज से हो सकती है, एंटामीबा हिस्टोलिका और एंटामीबा डिस्पायर। अमीबियासिस जो है ये अमीबा से होने वाली एक डिसेंट्री है, जो कि इसका सबसे कॉमन एक डिजीज्ड कंडीशन है। अगर मान लीजिए हम कोई भी पेशेंट मिलता है जो अमीबियासिस है जिसको, वो क्यों हुआ होगा? क्योंकि उसने कंटामिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम किया होगा। कैसा कंटामिनेटेड? अमीबा के सिस्ट को कैरी करने वाला कंटामिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम किया होगा। अब ये फूड या वाटर बॉडी के अंदर गया, गैस्ट्रिक कंटेंट्स से मिक्स हुआ और अपने ट्रोपोजॉइड्स को, अपने फर्दर कैरिंग कंपाउंड्स को क्या किया? रिलीज कर दिया गैस्ट्रिक ट्रैक में। अब क्या होगा? इससे कोलाइटिस बन जाएगा। ये कोलाइटिस जो है ये एक तरीके से आप बोलें तो सिंपल लैंग्वेज में तो ये एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इनिशियल फॉर्म होता है। अब ये कोलाइटिस जो है वो या तो डिसेंट्री को परमानेंट बहुत लंबे समय तक कर देगा, क्रॉनिक कर देगा, या एक्यूट थोड़े समय के लिए होगा और फिर ठीक हो जाएगा। तो अमीबियोसिस जो होता है ये दोनों हो सकता है, माइल्ड भी, मॉडरेट भी, सीवियर भी। तो इसमें शुरुआती ऐसा होता है कि एक्यूट या क्रॉनिक में पहले माइल्ड लेवल का डायरिया रहता है, फिर फ्ल्यूमिगेटिंग डिसेंट्री तक हो सकता है। अमीबियोसिस का जो डायग्नोसिस है उसके लिए यूज करते हैं वो होते हैं फीसेस। अब इसमें इन अमीबा की जो इन्फेक्शियस एक्टिविटी है वो देखने मिल जाएगी। एंटी अमीबिक ड्रग्स जो हैं वो इस इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं और इन्हीं से हम अमीबियोसिस का ट्रीटमेंट भी करते हैं, है ना। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि जिस ड्रग को आप एंटी अमीबिक यूज कर रहे हैं वो बोवेल के ल्यूमेन में लाइनिंग में सरवाइव करे, बोवेल की बॉल में सरवाइव कर जाए और पर्टिकुलरली लीवर से क्रॉस होने के बाद भी बच जाए। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ओनली होस्ट हैं इस चीज़ के, और ट्रांसमिशन का जो रूट है वो फीकल रूट है या तो फिर ओरल रूट है। यही दोनों तीनों तरीके से केवल अमीबियोसिस स्प्रेड हो सकता है। इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम समझते हैं। तो ईयर 1912 में सर वेडर ने ये इस्टेब्लिश किया था कि इपिकैक्यूना में एंटी अमीबिटिक एक्टिविटी होती है। इसके बाद 1959 में सर ब्रोजी ने ये सिंथेसाइज किया था कि डाईहाइड्रोएमेंटाइन यूजफुल होता है इस ट्रीटमेंट में। देन इन 1948 ये डिस्कवरी हुई थी कि क्लोरोक्विन जो है उसमें एंटी अमीबिक एक्टिविटी होती है और इसके साइंटिस्ट थे सर कोनैन। देन इन 1959 कॉफ़ी ने एक रिसर्च शो की जिसमें ये बताया कि पैरमोमाइसिन नाम का जो ड्रग है वो इनडायरेक्टली यूज हो सकता है अमीबियासिस के ट्रीटमेंट में। देन इन 1955 ककलर ने ये बताया कि मेट्रोनिडाजोल एंड नीरानिडाजोल 2 ड्रग्स होते हैं इसी पर्पस के लिए। देन इन 1965 निर्मोजाल वॉज ऑब्टेन्ड। ये एक नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव था जो कि एंटी अमेबिटिक कैरेक्टर रखता था। देन इन 1966 ऑर्निडाजोल वॉज ऑब्टेन्ड, ये भी एक मेट्रोनिडाजोल डेरिवेटिव था। देन इन 1969 टिनिडाजोल इज ऑब्टेन्ड और ये भी नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव था। सो 1955 के बाद एक रिसर्चेस होते गए और हमको नाइट्रोइमिडाजोल ड्रग्स मिलते चले गए। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसा है?
तो देखिए हमारे जितने भी एंटी अमेबिटिक ड्रग हैं वो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, ठीक है, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कब एक्सेप्ट करेंगे? जब ये खुद जो है वो सेल्स के ऊपर चिपक जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सेल्स के ऊपर एक्यूमुलेट हुए, बाहर से जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको ले लिया। इलेक्ट्रॉन नॉर्मली देखा जाता तो मिलते प्रोटोजोआ को, अब एंटी अमेबिटिक ड्रग ने इलेक्ट्रॉन के पाथवे को डाइवर्ट कर दिया। जैसे सपोज आप ऐसा समझिए, ये इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ये सब इधर उधर घूम रहे थे, इनको प्रोटोजोआ कैप्चर कर रहा था। अब हमने जैसे ही एंटी अमेबिटिक ड्रग दी तो जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, अलग अलग कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, इन सब के पास प्रोटोजोआ नहीं जा पा रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को ड्रग खुद से चिपका लिया। ड्रग पे जैसे इलेक्ट्रॉन चिपक गया, प्रोटोजोआ को डेफिशिएंसी हो गई। प्रोटोजोआ की जो डेफिशिएंसी थी वो फुलफिल नहीं हो रही है। जब प्रोटोजोआ की डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं हो रही है, उसका जो नॉर्मल एनर्जी मिलने का पाथवे था वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो किल हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ पर जो रिडक्शन करवाने के लिए हमारी मदद करते हैं, जो कैटेलिस्ट हमारी मदद करते हैं इस पूरे प्रोसेस को करने में, उनको हम बोलते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस हैं। वो आयरन सल्फर इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटोजोआ तक पहुंचने नहीं देता और ड्रग के पास पहुंचा के प्रोटोजोआ की लाइफ को ग्रो होने से बचा देता है। हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो ये है कि इन ड्रग्स को हम यूज करते हैं ऐसे इन्फेक्शन को ट्रीट करने में जो एनारोबिक बैक्टीरिया से हुए हों, अमीबा से, पैरासाइट से, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, वेजाइना और इंटेस्टाइन के। साथ ही साथ इनमें से बहुत सारे ड्रग होते हैं जो अमीबिक डिसेंट्री, वेजाइनल बैक्टीरियोस के लिए, ट्राइकोमनेसिस के लिए, गैड्रियासिस के लिए और हिपैटिक अमीबियास के लिए। इसके बाद इसका एडवर्स इफेक्ट्स देखें तो एडवर्स इफेक्ट्स ऐसा है, फ्लैक्चुलेशन दैट मीन्स गैस फॉर्म होगी। इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, नोजिया, इचिंग और हाइव्स। हाइव्स मतलब स्किन में रेड कलर के कड़े एकदम टफ टाइप के रेड स्क्रीचिंग पैचेस जैसे बन जाएंगे, बार बार उनको खुजाने का मन करेगा, खुजली होगी उन पैचेस में, तो ये हाइव्स कहलाते हैं। इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट्स नोटिसेबल हैं। तो ये था स्टूडेंट्स जनरल इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन आपका एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स का। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।